दोस्तों यह हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है। भारतवर्ष की प्राचीन विशेषताओं का परिचय प्रस्तुत करें। तो आपको हम सरल भाषा में बताए हैं भारतवर्ष की प्राचीन विशेषताओं का परिचय, और पॉइंट बाई पॉइंट आपको समझाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए। अगर आप बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हिस्ट्री का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष की विशेषताओं का परिचय दें। तो हम यहाँ पर आंसर में लिखेंगे फर्स्ट नंबर पॉइंट दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर एक नंबर पॉइंट में लिखेंगे समृद्ध सभ्यता और नगर योजना। समृद्ध सभ्यता और नगर योजना, यह फर्स्ट नंबर में पॉइंट देंगे। उसके बाद इसमें पॉइंट लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का विकास हुआ। कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का विकास हुआ, जिसमें उन्नत नगर योजना, साफ़ सुथरी सड़कें, उसमें मतलब बहुत ही उन्नत नगर योजना था, साफ़ सुथरी सड़कें थी और जल निकासी की अच्छा व्यवस्था था, और जल निकासी करने के लिए बहुत ही अच्छा व्यवस्था था। यह सभ्यता की प्राचीन समृद्धि और उच्च जीवन शैली का प्रमाण है। चलिए यहाँ पर अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट में आप लिखिएगा, यहाँ पर हेडिंग दीजिएगा अगला पॉइंट 2 नंबर में, धर्म और दर्शन। धर्म और दर्शन हेडिंग देने के बाद इसमें पॉइंट लिखिएगा भारत से हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जन्म हुआ। कहाँ से? भारत से हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जन्म हुआ। फिर से यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखिएगा, गीता, उपनिषद और त्रिपिटक जैसे ग्रंथों में गहरे जीवन के अर्थ, कर्म और मोक्ष का वर्णन मिलता है। इतना लिख दीजिएगा सेकंड पॉइंट में। अब देखिए 3 नंबर हेडिंग दीजिएगा आप लोग यहाँ पर, योग और आयुर्वेद। योग और आयुर्वेद का हेडिंग देकर इसमें पॉइंट लिखेंगे भारत में योग का आविष्कार हुआ, जो आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। क्या हुआ? भारत में योग का आविष्कार हुआ, जो आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। सेकंड में पॉइंट लिखिएगा आयुर्वेद, जो शरीर और मन को स्वस्थ रखने का विज्ञान है। शरीर और मन को स्वस्थ रखने का विज्ञान है। प्राचीन भारत में चिकित्सा का प्रमुख साधन था, यानी कि प्राचीन भारत में जो चिकित्सा थे वह इस साधन को अपनाते थे, मतलब इस तरीका को अपनाते थे, आयुर्वेद वाले तरीका को। चलिए यहाँ पर अगला पॉइंट देखिए, अगला हेडिंग दीजिएगा आप लोग यहाँ पर, प्राचीन शिक्षा प्रणाली। मैंने पहले शिक्षा की कैसी प्रणाली थी, पहले शिक्षा कैसे होता था, पहले शिक्षा लोग कैसे लेते थे। तो यहाँ पर हेडिंग दीजिएगा प्राचीन शिक्षा प्रणाली। इसमें पॉइंट में लिखिएगा तक्षशिला और नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय स्थापित हुए। कहाँ? तक्षशिला और नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय स्थापित थे, जहाँ गणित, विज्ञान, धर्म और खगोल विज्ञान, भूगोल विज्ञान भी होता है लेकिन यह खगोल विज्ञान है, खगोल विज्ञान भी होता है, खगोल विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। हाँ, तक्षशिला और नालंदा जैसे महान विश्वविद्यालय स्थापित थे, वहाँ पर गणित, विज्ञान, धर्म और खगोल विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। ये हो गया। अब देखिए सेकंड नंबर में पॉइंट लिखिएगा, सेकंड नंबर पॉइंट लिखिएगा, यहाँ देश विदेश से छात्र ज्ञान प्राप्त करने आते थे। यानी कि विश्वविद्यालय जो स्थापित हुआ था, कॉलेज, तो यहाँ पर देश विदेश से छात्र ज्ञान प्राप्त करने आते थे तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में। चलिए अगला यहाँ पर हेडिंग लिखिएगा, अगला यहाँ पर हेडिंग दीजिएगा 5 नंबर में, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक और गणितज्ञ उपलब्धियाँ। वैज्ञानिक और गणितज्ञ उपलब्धियाँ, शून्य का आविष्कार और दशमलव प्रणाली का विकास भारत में हुआ। क्या हुआ? शून्य का आविष्कार और दशमलव प्रणाली का विकास हुआ भारत में। आगे लिखेंगे, जिससे गणित और खगोल विज्ञान की नई ऊंचाइयों तक पहुंचना संभव हुआ। सेकंड नंबर पॉइंट लिखिएगा, आर्यभट्ट और वराहमिहिर। क्या? वराहमिहिर, नाम याद कर लीजिएगा, आर्यभट्ट और वराहमिहिर। वराहमिहिर हो गया, जैसे गणितज्ञ और वैज्ञानिकों ने खगोल विज्ञान में भी योगदान दिया। यानी कि यह जो दोनों नाम है इसको याद कर लीजिएगा, यह दोनों व्यक्ति ने खगोल विज्ञान में बहुत बड़ा योगदान दिया। चलिए अगला यहाँ पर देखिए, अगला हेडिंग दीजिएगा, 6 नंबर हेडिंग दीजिएगा, साहित्य और महाकाव्य। साहित्य और महाकाव्य, इसमें फर्स्ट नंबर पॉइंट लिखिएगा, वेद, महाभारत, रामायण और पुराण जैसे महान ग्रंथों की रचना प्राचीन भारत में हुई थी। क्या क्या? वेद, रामायण, महाभारत और पुराण जैसी महान ग्रंथों की रचना
प्राचीन भारत में हुई थी। सेकंड नंबर यहाँ पर पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट लिखिएगा यहाँ पर, यह ग्रंथ ज्ञान, धर्म और नीति के आदर्श प्रस्तुत करते हैं और आज भी लोकप्रिय हैं। चलिए अगला यहाँ पर देखिए, अगला यहाँ पर हेडिंग दीजिएगा। 7 नंबर हेडिंग है संगीत, नृत्य और कला। संगीत, नृत्य और कला हेडिंग दीजिएगा। फर्स्ट नंबर पॉइंट लिखिएगा, भारतनाट्यम, कथक और ओडिसी जैसी शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत का विकास भारत में हुआ। सेकंड नंबर पॉइंट में लिखिएगा, अजंता एलोरा की गुफाओं में चित्रकला और मूर्तिकला प्राचीन भारत की कलात्मकता को दर्शाते हैं या फिर दर्शाता है। चलिए अगला हेडिंग यहाँ पे दीजिएगा। 8 नंबर हेडिंग में दीजिएगा, व्यापार और आर्थिक प्रगति। व्यापार और आर्थिक प्रगति में फर्स्ट नंबर पॉइंट लिखिएगा, भारत प्राचीन समय से सोने, मसाले और रेशम का व्यापार करता था। प्राचीन समय से क्या क्या? सोने, मसाले और रेशम का व्यापार करता था, जो उसे आर्थिक रूप से समृद्ध बनाता था। आर्थिक रूप से मतलब मजबूत बनाता था। रोमन साम्राज्य और मध्य एशिया के देशों के साथ व्यापार संबंध स्थापित थे। रोमन साम्राज्य और मध्य एशिया, इन दोनों देशों के साथ व्यापार का जो संबंध था वह था भारत का। चलिए अगला यहाँ पर हेडिंग दीजिएगा। 9 नंबर, वर्ण व्यवस्था। समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पूछेगा आपको, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा या फिर सब्जेक्टिव में भी पूछता था, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वर्ण होते हैं? तो ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं और शूद्र होते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, इस व्यवस्था का उद्देश्य समाज के हर वर्ग को अलग अलग कार्यों में संलग्न करना था। यानी जो यह वर्ण व्यवस्था था, इस व्यवस्था के अनुसार सभी का जाति अलग अलग काम के हिसाब से बांटा गया था। चलिए अगला यहाँ पर देखिए, अगला हेडिंग दीजिएगा, भाषा और साहित्य। भाषा और साहित्य, इसमें पॉइंट लिखिएगा, संस्कृत भाषा में वेद और उपनिषद लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में वेद और उपनिषद लिखे गए हैं। और तमिल पाली जैसी भाषाओं में भी साहित्य का विकास हुआ। कौन कौन? तमिल, पाली, इन दोनों भाषा में साहित्य का विकास हुआ। अगला पॉइंट लिखिएगा, यह साहित्य समाज के विभिन्न पहलुओं और धार्मिक मान्यताओं को दर्शाता है। विभिन्न पहलुओं और धार्मिक मान्यताओं को दर्शाता है। समझ में आ गया? चलिए अब अगला हेडिंग यहाँ पर दीजिएगा, वास्तुकला और शिल्पकला। इसमें पॉइंट लिखेगा, खजुराहो और कोणार्क के मंदिर, मोहनजोदड़ो की मूर्तियाँ और गुप्तकालीन मंदिर प्राचीन वास्तुकला और शिल्पकला का उदाहरण है। अगला पॉइंट लिखिएगा, हस्तशिल्प और धातु शिल्प के निर्माण में प्राचीन भारत उन्नत था। समझ में आया? चलिए यहाँ पर अगला हेडिंग दीजिएगा। 12 नंबर, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक एकता। इसमें पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट नंबर, विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता और उनके विचारों का आदान प्रदान प्राचीन भारत की विशेषता थी। यानी कि विभिन्न धर्मों के प्रति सहिष्णुता और उनके विचारों का आदान प्रदान जो होता था वही भारत की विशेषता थी, प्राचीन भारत की विशेषता। चलिए अगला यहाँ पर देखिए, अगला पॉइंट लिखिएगा, यह धार्मिक सहिष्णुता देश में शांति और सांस्कृतिक एकता का आधार बनी। चलिए यहाँ पर अगला हेडिंग लिखिएगा। यहाँ पर अगला हेडिंग दीजिएगा 13 नंबर जो है हेडिंग, शक्तिशाली साम्राज्य और राजनीतिक व्यवस्था। इसमें पॉइंट लिखिएगा, मौर्य और गुप्त साम्राज्य जैसे शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित हुए। मौर्य गुप्त जैसे साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली थे, वह भारत में स्थापित हुए। उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। अगला पॉइंट लिखेगा, सम्राट अशोक ने धम्म नीति अपनाई और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। सम्राट अशोक ने धम्म नीति को अपनाई और बौद्ध धर्म का प्रचार किया। चलिए यहाँ पर लास्ट हेडिंग है, यहाँ पर 2 और हेडिंग है, तो यहाँ पर 14 नंबर हेडिंग है। 14 नंबर हेडिंग में लिखिएगा, कृषि और सिंचाई प्रणाली। इसमें लिखिएगा पॉइंट में,
प्राचीन भारत में कृषि मुख्य व्यवस्था था। प्राचीन भारत में कृषि मुख्य व्यवस्था था जिसमें उन्नत सिंचाई तकनीकों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सिंचाई के लिए कुएं, नहर, तालाब जो कृषि को बेहतर बनाते थे, इनका इस्तेमाल किया जाता था। किनका किनका? कुएं, नहर, तालाब को इस्तेमाल करके सिंचाई किया जाता था प्राचीन भारत में, जो कृषि को बहुत ही बेहतर बनाते थे। चलिए लास्ट नंबर यहाँ पर हेडिंग है, लास्ट नंबर हेडिंग में लिखिएगा आप लोग गणराज्य और लोकतांत्रिक परंपराएं। गणराज्य और लोकतांत्रिक परंपराएं, इसमें पॉइंट लिखिएगा, प्राचीन भारत में वैशाली जैसे गणराज्य थे। प्राचीन भारत में वैशाली जैसे गणराज्य थे जहाँ जनता द्वारा शासन किया जाता था। किसके द्वारा? वैशाली में जनता द्वारा शासन किया जाता था। सेकंड नंबर पॉइंट है, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था था प्रारंभिक रूप माना जा सकता है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रारंभिक रूप माना जा सकता है। चलिए यहाँ पर निष्कर्ष इसका देखते हैं। निष्कर्ष में इसका देखते हैं, प्राचीन भारत ने धर्म, दर्शन, विज्ञान, कला, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्रों में अद्वितीय योगदान दिया है। अद्वितीय मतलब सबसे हटकर बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। इन विशेषताओं ने भारत को एक महान सभ्यता के रूप में स्थापित किया है जो आज भी हमें गौरवान्वित करती है। तो दोस्तों यह था भारतवर्ष की प्राचीन विशेषताएं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से, बहुत ही अच्छे से मैंने समझाया है और आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो ज़रूर लाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, थोड़ा सा भी आपको मदद मिला तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा भाई। बहुत मेहनत लगता है भाई वीडियो को बनाने में, PDF बनाना पड़ता है, उसके बाद कलर ग्रेडिंग करना पड़ता है, एडिटिंग करना पड़ता है, तब जाके हम आप लोगों के लिए वीडियो ला पाते हैं। तो भाई एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही क्वेश्चन को पूरा डिटेल में समझाया जाता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।